राधे राधे दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत का आपका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने मतलब एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा अत्यधिक संभावना है। तो चलिए उस प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग इस प्रश्नों को नोट करके इसका आंसर भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं और लिख के इसको याद आप कर लीजिएगा, क्योंकि याद करेंगे, याद क्या इसको समझ सकते हैं, आप समझ के भी लिख सकते हैं। तो अपने तरीके से ये प्रश्न देख लीजिए आप, प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही आपके आने वाले सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए कौन कौन सा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, पहला है चरक संहिता, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 10 रहेंगे, जिनमें से आपको 10 करना अनिवार्य रहेगा और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। तो 30 नंबर आपके इस प्रश्न से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका पहला प्रश्न है। तो आप इसका आंसर भी अपने नोटबुक में नोट करके उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे भी करके उसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा है वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। और तीसरा प्रश्न है सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। चौथा प्रश्न है किरातार्जुनीयम का वर्ण क्षेत्र लिखिए। मतलब वो किरातार्जुनीयम का जो क्षेत्र है वो आपको लिखना है। किरातार्जुनीयम में क्या है, उसमें किसकी कथा है, किसके बारे में बताया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है आपका कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। कालिदास की शैली कैसी थी, उनकी 3 विशेषताएं आपको लिखना है। दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। तो प्रथम सर्ग है आप में, और प्रथम सर्ग आपने पढ़ा हुआ है, उसमें सारा चीज़ वनेचर के द्वारा सब कुछ बताया जा रहा है कि दुर्योधन अपने राज्य में किस प्रकार से शासन व्यवस्था को चला रहा है। तो आप उसको जो भी आप उस पद्य रूप में, जो श्लोक रूप में आपने पढ़ा है, वही उसके शासन के बारे में आपको बताना है। और लास्ट सतवां प्रश्न है आपका वनेचर की उक्ति पर प्रकाश डालिए। वनेचर ने कौन कौन सी उक्ति कही है, कैसी उनकी उक्तियां हैं, ये सारी, जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये कहा है, और भी ऐसे बहुत सारे उन्होंने उक्तियां कहा है। तो आप उनको लिख करके और उनके लिखे हुए उक्तियों पर आप प्रकाश डालिए का मतलब उसमें बता सकते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने क्या क्या चीज़ें कहा है। तो अगला प्रश्न है आप देखेंगे, 7वां हो गया। 8वें प्रश्न में 8वां प्रश्न है आपका कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये 8वां प्रश्न है। कुमार संभव के महाकाव्य का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुमार संभव की कथासार आप लिख सकते हैं उसमें, तो आप इसको आराम से कर ले जाएंगे, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर इसके बाद है कुमार संभव के महाकाव्य की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां है। 10वां है कुमार संभव की कथा वस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न है, अच्छा 10वां हो गया। 11वां प्रश्न है कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। हिमालय आप कुमार संभव के प्रथम सर्ग आप में लगा हुआ है, और प्रथम सर्ग में आप देखेंगे हिमालय के बारे में बताया गया है। पहले ही श्लोक में बताया गया स्थितरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। तो इस प्रकार से हिमालय का वर्णन किया गया है, तो आप उसको कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है नीति शतक किस काव्य विधा में आता है, ये आप बता सकते हैं। ये शतक त्रय में है, मुक्तक काव्य है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये किसकी रचना है, भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप नीति शतक के 25 श्लोक है आपका, मूर्ख पद्धति से है, तो सुजन पद्धति, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। राजनीति की अनेक रूपा
क्या नीति शतक के आधार पर वर्णन कीजिए। राजनीति को किस प्रकार से अनेक रूपा बताया गया है, तो उसको लिखना, ये भी नीति शतक से ही है। नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पर प्रकाश डालिए। नीति शतक में पहला ही पद्धति है जिसमें दुर्जन निंदा किया गया है। और इसके बाद है उसमें सूक्त भी आता है, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभुआ स्मय दूषिता। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण का वर्णन कीजिए। तो ये प्रकृति चित्रण का वर्णन आप कर सकते हैं, किस प्रकार से हिमालय के बारे में बताया गया, प्रकृति के बारे में बताया गया, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना होता है। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय दर्शन के बारे में आपको बताना है। फिर गणित शास्त्र के उद्भव एवं विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, आदि कवि वाल्मीकि का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आदि कवि वाल्मीकि के बारे में आपको लिखना है। भारवी के जीवन वृत्त और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की है, तो उनके बारे में लिखना है आपको। माघ के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। श्री हर्ष के जीवन एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। ये आपके सिलेबस में है, तो आप इनके बारे में जानते रहिए। और इसके बाद है, द्रौपदी के चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन है, महाकवि भारवी का काल निर्धारण करके व्यक्तित्व की भी विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न है, भारवी के अर्थ गौरव पर प्रकाश डालिए। एक उक्ति आती, भारवे अर्थ गौरवम, इस प्रकार से उनको कहा है। भारवी को अर्थ गौरव का कहा गया है। अर्थ गौरव मतलब अलंकार शास्त्र के जनक भी भारवी ही कहे जाते हैं, और अर्थ गौरव भी उन्हीं को कहा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है 11वां, कालिदास के काव्य सौष्ठव का निर्धारण कीजिए। ये कालिदास के बारे में है। काव्य सौष्ठव का निर्धारण करना है, उसके काव्य की सुंदरता क्या है, काव्य में कौन से अलंकार है, रीति है, ये सब आप लिख सकते हैं। कुमार संभव के प्रथम सर्ग का संक्षिप्त सार लिखिए। आप कुमार संभव का प्रथम सर्ग आपको लिखना है। प्रथम सर्ग का संक्षिप्त में उसकी कथा लिखनी है कि प्रथम सर्ग में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये 12 प्रश्न हो गए कुल मिला के आपके दीर्घ उत्तरी के, और 15 प्रश्न हो गए आपके लघु उत्तरी के। आप इतना तैयार कर लीजिए अपने नोटबुक में लिख के। इसके आंसर को भी आपको लिख लेना है और एक बार इसको देख लेना है, और इसके अंदर से ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए, इसमें और भी क्या क्या कहते हैं, ग्रामर में जो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा वो भी मैं लाऊंगी। तो अभी आप इतना देखिए, समझिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे मैं इसी तरीके की वीडियो और भी लाती रहूं। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।